कहानी की शुरुआत में हम कैंग नाम के एक आदमी की कार को देखते हैं। कैंग एक क्रिमिनल है जो अपने कार का पीछा कर रहा था। अपने कार का पीछा करते करते वो अपने कार की कार को पीछे से हिट कर देता है। जिस कार को कैंग ने हिट किया होता है उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और वो कहता है कि रात का समय है, तुम्हें कार को धीरे चलाना चाहिए। इतना कहकर वो अपने कार की फोटोज खींचने लग जाता है ताकि वो अपने कार के इंश्योरेंस को क्लेम कर सके। जैसे ही वो आदमी अपनी कार की फोटोज खींचने लगता है, कैंग चाकू से हमला कर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। कैंग ने अपने चाकू को दर्जनों बार उसके शरीर में बार बार मारा होता है। अब अगले दिन हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पंचिंग बैग पर अपने पंचेस मार रहा था। अजीब बात ये थी कि पंचिंग बैग में से खून निकल रहा था। दरअसल पंचिंग बैग में किसी आदमी को बांधा गया होता है। ली के आदमी कहते हैं कि सिर्फ पंचिंग बैग में से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है कि शायद वो मर चुका है। ली कहते हैं कि जो भी मेरे बिजनेस के बीच आएगा वो ऐसी ही दर्दनाक मौत मरेगा। दरअसल ली एक गैंगस्टर है जो इलीगल कैसीनो गेम्स का बिजनेस करता है। साथ ही साथ ली एक पुलिस ऑफिसर को बहुत सारे पैसे भी देता है ताकि उसके गेम सेंटर पर कोई भी छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर रेड ना मार सके। अब इसके बाद हम ली के गेम सेंटर को देखते हैं जिसमें तैसू नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ चुका था। तैसू इस गेम सेंटर में रेड मारने आया था और जब इसके बारे में ली को पता चलता है कि उसके गेम सेंटर में कोई पुलिस ऑफिसर रेड मारने आया है तो वो उस पुलिस ऑफिसर को, जिसको वो हर महीने पैसे देता है, उसे फोन लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने पैसे इसलिए नहीं देता कि कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर मेरे गेम सेंटर में आकर रेड मारता रहे। सारे पैसों को खुद हजम करने के बजाय कुछ पैसे तुम अपने सीनियर ऑफिसरों में भी बांट दिया करो ताकि वो मछली की तरह तड़पे नहीं बल्कि शांत रहें। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर जिसको ली हर महीने पैसे देता है वो अपने सीनियर ऑफिसर तैसू को फोन लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें केस की जांच करने के लिए भेजा था, ना कि किसी गेम सेंटर में रेड मारने के लिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस गेम सेंटर से बाहर निकलो और उस जगह पर जाओ जिस जगह पर क्राइम हुआ है। ये सुनकर तैसू उस क्राइम लोकेशन पर चला जाता है और वहां पर जाकर जांच पड़ताल करने लग जाता है। तैसू को इसी तरह के 2 केस पहले भी मिल चुके थे जिसमें एक आदमी पहले कार को पीछे से हिट करता है और फिर चाकू से मार देता है। ये क्राइम भी इसी तरह से हुआ था जो हम कहानी की शुरुआत में देख चुके हैं। अब इसके बारे में तैसू वापस अपने बॉस के पास आकर उससे बात करता है। तैसू कहता है कि ये कत्ल भी वैसे ही हुआ है जैसे पहले 2 हो चुके हैं। इन्हें कोई नॉर्मल इंसान नहीं मार रहा बल्कि इसके पीछे कोई सीरियल किलर है। अब तक हमें इस तरह के 3 केस मिल चुके हैं और हर केस में खून सेम तरीके से ही हुआ है। तैसू का बॉस कहता है कि कोरिया में हर साल 1000 से भी ज्यादा खून सिर्फ चाकू से किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे सिर्फ एक इंसान है। ये कहकर वो तैसू की थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है। अब इस मीटिंग के बाद हमें दोबारा से ली दिखाया जाता है। ली की किसी दूसरे गैंगस्टर के साथ मीटिंग हो रही थी, लेकिन इसी बीच दोनों गैंगस्टर के राइट हैंड आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने एक रूल को तोड़ दिया होता है। इसलिए ली दोनों को एक एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इतना ही नहीं बल्कि ली दूसरे गैंगस्टर के राइट हैंड के 2 दांत निकालकर उनको उसके बॉस के ड्रिंक में ही मिला देता है। डर की वजह से वो दूसरा गैंगस्टर उसे पी भी लेता है। मतलब के लिए बहुत खतरनाक है और इससे सब डरते हैं। लेकिन कैंग एकमात्र एक ऐसा इंसान है जो ली को भी एक आम इंसान समझता है। इसी वजह से वो अपना अगला शिकार ली को ही बनाता है। ली जब मीटिंग करने के बाद रात को अपने घर में वापस जा रहा था तो रास्ते में कैंग ली की कार को पीछे से हिट कर देता है। ली को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी कि जिसने उसकी कार को पीछे से हिट किया है वो एक क्रिमिनल है। इसलिए वो अपनी कार से बाहर निकलकर नॉर्मल बिहेव करता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, रात का समय है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ली कैंग को कुछ नहीं कहता, वो पीछे मुड़कर अपनी कार में बैठने लग जाता है। अब इससे पहले कि ली अपनी कार में बैठ पाता, कैंग उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो अपने चाकू से 2 बार उस पर वार करता है, लेकिन जब तीसरी बार कैंग ऐसा करने की कोशिश करता है तो ली उसका वार रोक लेता है। वो उसके चाकू को उसकी लेफ्ट जस्ट में ही मार देता है। ये देखकर कैंग भी समझ जाता है कि ली से मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठकर अपनी कार को ली के ऊपर चढ़ाकर जहाँ से भाग जाता है। ली इससे बहुत जख्मी हो चुका था और इसलिए उसे जल्दी ही हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और फिर जब कुछ दिनों के बाद ली को होश आता है तो वो सबसे पहले अपने राइट हैंड से एक ही बात कहता है। वो कहता है कि जिसने भी मेरे ऊपर हमला किया है उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो, मैं अब उसे खत्म कर ही रहूँगा। ली का राइट हैंड कहता है कि जब हमारी दूसरे गैंगस्टर के साथ मीटिंग चल रही थी तब आपने उसे दूसरे गैंगस्टर पर गुस्सा कर दिया था, मुझे लगता है कि ये उनके आदमियों का ही काम है। ली कहता है कि मैं दूसरे गैंगस्टर के आदमी को अच्छी तरह से जानता हूँ, जिसने मेरे ऊपर हमला किया था वो उनमें से कोई भी नहीं था। ये बात कर ही रहे थे कि इतने में ही जहाँ तैसू भी आ जाता है। तैसू कहता है कि मुझे हॉस्पिटल वालों का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया है कि किसी आदमी ने तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, तुम उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो, फिर मैं उसको जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। ली कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम क्रिमिनल को पकड़ना है, लेकिन फिर भी मैं इस क्रिमिनल को तुमसे पहले पकड़ लूंगा। ये सुनकर तैसू सीधा ली की कार को देखने जाता है। ली की कार के पीछे भी एक छोटा सा निशान था, जिसे देखकर तैसू समझ जाता है कि क्रिमिनल जहाँ भी सेम है। अब जहाँ से तैसू सीधा अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को कहता है कि केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे 2 और ऑफिसर्स चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक केस है।
जो किलर अपने विक्टिम को चाकू से मारता है, उस किलर से एक आदमी बच चुका है। ताइसू का बॉस उस आदमी के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि आखिर उस किलर से कौन बच निकला। ताइसू कहता है कि वही जो आपको हर महीने पैसे देता है। उसकी पूरे 2 घंटे तक सर्जरी चली थी, तब जाकर वो बच पाया है। ली को मारने की आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी, इसलिए मुझे लगता है कि वो किलर जो लोगों को चाकू से मारता है वो एक साइको है। ये सुनकर ताइसू का बॉस कहता है कि अब उस किलर का बचना बहुत मुश्किल है। ली अब उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसको ढूंढकर उसको मार कर रहेगा। वही दूसरी तरफ उस किलर ने एक और आदमी को मार दिया होता है, लेकिन इस बार वो अपने चाकू को गलती से वहीं पर ही गिरा जाता है, जो ली के आदमी को मिल जाता है। ली के आदमी उस चाकू को ली तक पहुंचा देते हैं ताकि वो उस हथियार की पहचान कर सके। ली चाकू को देखकर कहता है कि इस चाकू से ही उस किलर ने मुझे पर वार किया था। जी कहकर वो ताइसू को वापस अपने घर में बुलाता है और कहता है कि मुझे वो चाकू मिल चुका है जिससे उस किलर ने मुझे पर वार किया था। मैं अब उसको मारना चाहता हूँ। एक गैंगस्टर की इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं उसके शरीर को काट कर उसके टुकड़ों को डिस्प्ले में रखूंगा ताकि आगे से कोई भी मेरे ऊपर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। ताइसू कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम मेरे सामने ऐसी बातों को कर नहीं सकते। क्रिमिनल को पकड़ना पुलिस का काम होता है, हम उसको जल्द ही पकड़ लेंगे। ली कहता है कि मैं भी अब ऐसा ही चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो तुम्हें केस को सॉल्व करने के लिए पावर नहीं देगा। वो मेन पावर अब सिर्फ मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ, इसलिए अब हमें मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन बदले में तुम्हें पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुझे देनी होगी, इससे हम दोनों उस किलर को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। ताइसू के पास उस किलर को पकड़ने के लिए मेन पावर और पैसे नहीं थे, इसलिए वो सोचता है कि अगर एक बार वो किलर हाथ में आ जाता है तो बाद में फिर वो ली के साथ अपने बॉस को भी जेल में भिजवा देगा। मतलब कि ली ताइसू का यूज़ करके उसे और अपने बॉस को धोखा दे देगा। ली कहता है कि जो भी उस किलर को हम दोनों में से पहले पकड़ेगा वो ही उसे सजा देगा। अगर तुमने उसे पहले पकड़ा तो उसे जेल में भिजवा देना, और अगर मैं तो उसके टुकड़े करूँगा। ताइसू ली की बात मान जाता है। अब इस मीटिंग के बाद ली का राइट हैंड ली से एक बात कहता है। वो कहता है कि सर हमें पुलिस पर यकीन करना नहीं चाहिए। ली कहता है मैं जानता हूँ कि पुलिस से जाने की ताइसू हमें धोखा दे देगा। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। बस एक बार उस किलर को मेरे हाथ में आ जाने दो, मैं उसके साथ ताइसू को भी खत्म कर दूंगा। उस किलर को पकड़ने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था, क्योंकि हमें डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह भी चाहिए थी, और वो रिपोर्ट्स और कोई नहीं बल्कि ताइसू हमें दे सकता है। अब इसके बाद कहानी में लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चलती है जो आपको बोर कर देगी, तो इसी वजह से हम इस मूवी के इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। बिलाब एक दिन बारिश के मौसम में ली को हम रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं। इसी बीच ली के पास एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जिसके पास छाता नहीं था। इस लड़की को ली से प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि ली सिगरेट पी रहा था। ये देखकर ली सिगरेट को नीचे फेंक देता है और अपना छाता उसे देने लग जाता है। वो लड़की इसके लिए मना करती है। वो कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। ली उसे फोर्स करता है और उसे अपना छाता दे देता है। वो लड़की इस बात के लिए ली को थैंक यू भी कहती है। ये देखकर ली के पास ताइसू आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी की चीज़ को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल क्रिमिनल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। दरअसल उसका इशारा ली की तरफ था। वो लड़की कहती है कि दिखने में तो तुम मुझे क्रिमिनल लग रहे हो। ये सुनकर ली भी हंसने लग जाता है। वो लड़की ली को दोबारा से थैंक यू बोलकर उस बस में बैठ जाती है। इस बस में वो सीरियल किलर भी बैठा था जिसको ली देख नहीं पाता। और अब रात को ताइसू, ली और उसके सभी साथी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन इसी बीच टीवी पर एक न्यूज आ जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि एक लड़की को किसी ने चाकू मारकर मार दिया है। जिस लड़की की हत्या की गई है उसके साथ जबरदस्ती भी हुई है, उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। ये न्यूज़ ली और उसके सभी साथी भी देख रहे थे। ली को इस न्यूज़ में उसका वो छाता जो उसने उस लड़की को दिया था वो भी वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ली समझ आता है कि जिसका मर्डर हुआ है वो वही लड़की थी जो उसे आज मिली थी। ली को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसी टाइम ही अपने आदमियों को लेकर उस क्राइम जगह के आसपास जाकर उस किलर को ढूंढने लग जाते हैं। इनके पास बस उसके फेस का एक ही स्केच था जो ली ने तब बनाया था जब उसके ऊपर उस किलर ने हमला किया था। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद उस किलर का घर इनको मिल ही जाता है। इस समय वो आदमी अपने घर पर नहीं था, इसलिए जब वहीं पर ही रुककर उसका इंतजार करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो आदमी अपनी कार को लेकर अपने घर की तरफ आ ही रहा था। ली और ताइसू के बीच एक शर्त लगी हुई थी कि जो भी उसको पहले पकड़ेगा वो ही उसको सजा देगा। इसी वजह से उस किलर को पकड़ने के लिए दोनों जल्दबाजी करने लग जाते हैं, जिससे उस आदमी को बैठे बैठे ही शक हो जाता है। इसलिए वो अपनी कार को रोकता नहीं बल्कि जल्दी से अपनी कार चलाने लगता है। ली और ताइसू भी अपनी कार में बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पीछा करते करते इन तीनों की कार का आपस में ही एक्सीडेंट हो जाता है। किलर जहाँ पर भी पकड़ा नहीं जाता वो मौका पाकर जहाँ से भाग जाता है। ली भी उसका पीछा करता है। वो उसका तब तक पीछा करता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, और जब वो पकड़ा जाता है तो ली उसी टाइम ही अपने बारी बारी पंच से मारकर उसको वहीं पर ही ढेर कर देता है। कैंग बेहोश हो चुका था, वो मरने के बिल्कुल करीब था। ली उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था और इसलिए वो उसको घसीटता हुआ अपने घर में ले जाने लग जाता है। साथ ही साथ वो ताइसू को भी फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैंने किलर को पकड़ लिया है, मैं शर्त को जीत चुका हूँ, मैं उस किलर को अब अपने घर में ले जाकर मारूंगा।
ली उसको अपने घर में ले जाकर उसको कुर्सी से बांधकर बहुत ज़्यादा मारता है। ली कहता है कि तुम्हें अब मैं मीट की तरह अच्छे से काटूंगा। कैंग कहता है कि मेरी ज़िंदगी और मौत अब तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो देर मत करो। ली कहता है कि अब ज़्यादा हिलजुल मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गंदा खून मेरे कपड़ों पर गिरे। अब इससे पहले कि ली उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, जहाँ पर तैसू अपनी कार को लेकर आ जाता है, वो अपनी कार से ली को टक्कर मार देता है। ली इससे वहीं पर ही जख्मी हो चुका था। तैसू कहता है कि ली तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना नहीं चाहिए था। वो उस किलर को अपनी कार में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। कोर्ट में उसके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं, पर ये साबित नहीं हो पाता कि उन कातलों के पीछे कैंग का ही हाथ है। कोर्ट में कैंग कहता है कि अगर प्रॉपर एविडेंस के बिना मुझे सजा सुनाई जाती है तो ये भी एक मर्डर कहलाएगा। दरअसल कैंग एक शातिर क्रिमिनल है जो खून करने के बाद अपने सबूतों को इरेज कर दिया करता था। अब इसी वजह से ही तैसू को एक बार फिर से ली के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो इकलौता एक ऐसा सबूत है जो कैंग के हमले से बच गया था। ली तैसू को देखकर पहले तो उसे बहुत मारता है, लेकिन तैसू कहता है कि मुझे मत मारो, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम दोनों का काम बन जाएगा। वो कहता है कि तुम कैंग के खिलाफ जाकर कोर्ट में गवाही देना, क्योंकि अब तुम ही उसे सज़ा दिलवा सकते हो। ली कहता है कि मैं उसे सज़ा नहीं बल्कि उसे खुद मारना चाहता हूँ। तैसू कहता है कि तुम उसे खुद ही मार सकते हो, वो भी जेल में। वो कहता है कि तुम कोर्ट में सरेंडर कर देना कि तुम इलीगल कैसीनो गेम्स का बिजनेस करते हो। ये सुनकर ली कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे उसी जेल में ही भिजवाना जिसमें उस किलर को भी रखा जाएगा। तैसू इसके लिए राजी था और अब कुछ दिनों के बाद ली कोर्ट में जाता है और कहता है कि जब उस किलर ने मेरे ऊपर अटैक किया था तब मैंने भी उसकी लेफ्ट चेस्ट में वार किया था। साथ ही साथ वो अपने इलीगल कैसीनो गेम्स के बारे में बताकर अपने आप को भी सरेंडर कर देता है। किलर की लेफ्ट चेस्ट पर एक निशान था, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि किलर और कोई नहीं बल्कि यही है। कैंग ने बहुत मासूम लोगों को मारा होता है, इसी वजह से जज उस किलर को मौत की और ली को कुछ महीनों की सजा सुना देता है। अब कहानी के आखिरी सीन में हम कैंग को देखते हैं। कैंग जेल में बैठकर बुक पढ़ रहा था और इसी बीच इस जेल में एक कैदी को लाया जाता है, और जब वो कैदी अपनी कार से निकलता है तो जेल में मौजूद सभी कैदी उसे देखकर अपना सिर झुका लेते हैं। वो कैदी और कोई नहीं बल्कि ली था, जिसके खौफ से जेल के कैदी भी अपना सिर झुकाकर उसको सलाम कर बैठते हैं। कैंग जब देखता है कि ली जहाँ भी आ चुका है तो वो घबरा जाता है। ली कैंग को देखकर उसकी ओर हंस रहा था। हंसते हंसते वो बयान कर रहा था कि उसकी मौत किसी और से नहीं बल्कि उसी से होगी। ये सीन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और इसी खतरनाक सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।